आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के ऊपर। अभी 2 तारीख से ना, 2 अप्रैल से आपकी क्लास चल रही थी और आपकी क्लास फर्स्ट पेपर के लिए चल रही थी। और यूजीसी नेट जेआरएफ में फर्स्ट और सेकेंड 2 पेपर होता है। तो फर्स्ट पेपर की क्लास चल रही थी जिसमें 50% होता है। अब आपका जो मुख्य सब्जेक्ट है क्या, इतिहास, उसकी क्लास आज से हम शुरू कर रहे हैं। और हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से इतिहास को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। जितना भी मुझे समझ में आता है, पता है, उतना हम आपको समझाने का, बताने का, पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास तो बहुत बड़ी चीज है। क्या शुरू करेंगे हम लोग क्या शुरू करें इतिहास में? तो इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, मीडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो क्या घटनाएं इसी क्रम में घटती हैं? नहीं, घटनाएं एक साथ घट जाती हैं। लेकिन जब इतिहास में घटनाएं घट जाती हैं, हम पठन पाठन की सुविधा के अनुसार इतिहास की घटनाओं को बांट लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमारा भारत का जो इतिहास है, हम जिस इतिहास के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, यूजीसी नेट पे जो पूछा जाना है, वो भारत का इतिहास है। और भारत के इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। तो ऐसा क्यों है कि इसको 3 भाग में बांटा जाता है? अब इसको जो है थोड़ा सा 3 भाग में इसको क्यों बांटा गया है? आप अगर सोचिए, अगर इसको स्टोन एज से आप देखिए, स्टोन एज से लेकर के, और आप अगर 1947 तक देखिए, पाषाण काल से, तो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है। पठन पाठन की सुविधा से बहुत उबाऊ हो जाए, तो इसके परिवर्तनकारी लक्षण के आधार पे इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक ही तरह के मिलते जुलते कुछ चीजें रही हैं, तो उसको किसमें रख दिए हैं? प्राचीन, एक ही तरह के कुछ भाग। जैसे प्राचीन को हमने लिया है 1206 तक। अगर आप इसमें कहां से लेना चाहते हैं, देख लीजिए, मान लीजिए कि आप 2000 बीसी से लेकर के 1206 एडी तक क्या हो गया? प्राचीन काल हो गया, मान लीजिए यहां से। और 1206 से लेकर के 1707 क्या हो गया? मध्यकालीन हो गया। और 1707 से लेकर के और 1947 तक आधुनिक हो गया। और 1947 और उसके बाद का जो इतिहास है वो कंटेम्प्रेरी इंडिया हो गया, समकालीन भारत का इतिहास हो गया। ठीक, तो ये पठन पाठन की सुविधा को ध्यान में रख करके बांटा गया है। ये जो विभाजन किया गया है, वो पठन पाठन की सुविधा के हिसाब से बांटा गया है। ठीक, आज है खंड, इसके ऊपर शुरू करने जा रहे हैं आज से। पहले आपको आधुनिक पढ़ाएंगे, फिर मिडिवल पढ़ाएंगे, फिर मॉडर्न पे हम लोग, सॉरी, एंशिएंट पे चर्चा करेंगे। तो आज कब से शुरू होता है? 1707 से। और ये 1707 इसलिए है, आराम से, और कोई आ रहा है? 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो यहां से मानते हैं कि मध्यकाल समाप्त हो गया और आधुनिक काल। इतिहास में कोई ऐसी रेखा नहीं खींची गई है। हमने पठन पाठन की सुविधा के अनुसार बांटा है कि औरंगजेब के मरने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। ऐसा कसम नहीं खा लिया कि नहीं, औरंगजेब मरेगा तभी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होगा।
बात समझ रहे हैं ना? तो हम लोग आज आधुनिक भारत के ऊपर बात करेंगे, और औरंगजेब जब मरेगा तो मुगल साम्राज्य का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। अब जैसे कि केंद्रीकृत सत्ता जो होती है उसके कुछ आवश्यक बुराइयां हैं, खास करके निरंकुश जो केंद्र की सत्ता थी, इसका मतलब क्या है कि राजा जो है, बादशाह, सुल्तान जो भी हो, तीनों शक्तियां उसके पास ही हो। न्यायपालिका भी उसके पास हो, विधायिका भी उसके पास हो, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका भी उसके पास हो। ऐसी व्यवस्था को केंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। और निरंकुश जो राजा है वो सारी व्यवस्था अपने में समेट के रखता है। लेकिन इस केंद्रीकृत व्यवस्था की एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई यह है कि अगर केंद्रीकृत व्यवस्था में अगर राजा कमजोर हो, उसके उत्तराधिकारी अगर कमजोर हो जाए तो व्यवस्था क्या होती है? बिखर जाती है, टूट जाती है। तो आप सोचिए, जो मुगल सत्ता 1526 में स्थापित हुई थी और 1707 के बाद टूटने की प्रक्रिया में चली आती है। मान लीजिए कि ये गिलास जो है, ये गिलास दिख रहा है ना, ये मान लीजिए कि केंद्र की मुगल सत्ता है, तो इसको छोड़ देते हैं तो कई भाग में टूटा। देखिए ना, अगर केंद्र की सत्ता को हम ऐसे ही देखें तो अगर केंद्र की सत्ता को समझने के लिए हम देखें इसको, तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम आधुनिक काल को देखें, अगर आधुनिक भारत के इतिहास को देखें हम, तो मैंने बताया कि वो औरंगजेब के पतन के बाद होता है। तो जब टूटा ना, तो बहुत भाग में टूटा। एक तो उत्तराधिकारी जो थे, जिनको परवर्ती मुगल कहते हैं। क्या कहते हैं? परवर्ती मुगल। 1707 औरंगजेब के बाद जो भी मुगल बादशाह गद्दी बैठे उनको क्या कहते हैं? परवर्ती मुगल। एक तो ये भाग में टूटा। एक, क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हुआ। क्षेत्रीय शक्तियां में कौन कौन? सादत खां के नेतृत्व में अवध, मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल, चिनकिली खां के नेतृत्व में हैदराबाद, सातुल्ला खां के नेतृत्व में कर्नाटक, उधर जाट। ठीक रहा? तो ये क्षेत्रीय जो राज्य थे या क्षेत्रीय शक्तियां, इनका विकास हुआ। इसी में से टूट के आए, इसी में से, इसी केंद्र की सत्ता में से टूट रहे हैं। अगर इसको हम मुगल सत्ता मान लें तो यही से टूट के बन रहे हैं। ठीक। अगला क्या टूटा? इसके बाद जो टूटा, इसके बाद क्या टूटे? मराठे। मराठे आए। कहा गया कि मराठे जो है वो मुगलों का स्थान, खाली जो खाली स्थान उसको भरेंगे। बात बाद में करेंगे कि भरे कि नहीं भरे, लेकिन मराठे आ गए। यही नहीं, जब केंद्र की सत्ता कमजोर हो गई तो कुछ व्यापारिक कंपनियां, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां, कंपनियां जो हैं वो भी आ गई। कमजोर है। अब घर घर कमजोर होगा तो बाहर वाले भी अटैक करेगा। तो घर कमजोर हुआ तो बाहर से भी कुछ अटैक हुए। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में। क्या समझे? समझ रहे था? तो जब केंद्रीकृत मुगल सत्ता टूट रही है तो वो इतने भाग में बट रही है। अभी तो मैं आपको बहुत कम बता रहा हूं, अभी मैसूर आएगा, इसी में जोधपुर आएगा, जयपुर आएगा, भाई बहुत सब चीजें निकल निकल के आएंगी। मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं। आप देखिए कि मुगल सत्ता के कमजोर होने का मैं आपको गिनवा रहा हूं। आप अगर 1526 से 1707 के बीच में देखेंगे तो कौन कौन गद्दी बैठा? बाबर बैठा, हुमायूं हुमायूं बैठा, अकबर बैठा, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब बैठा। कुल मिला के कितना हुआ? 5 हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए। उसके बाद देखिए 1707, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फरुख सियर, रफील दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय और शाह बहादुर शाह जफर। आप देख रहे कितने जल्दी जल्दी बदल रहा है चीजों को। तो जो ये प्रवृत्ति हैं,
इनका काल है 1707 से 1857 तक। ठीक। और ये जब कमजोर हैं तो वो ये विखंडन को बचा नहीं सकते हैं। अगर यही गिलास स्टील की होती तो नहीं टूटती, कमजोर थी टूट गई। ऐसे ही मुगल सत्ता में हुआ, कमजोर थी तो टूट गई। अब जो क्षेत्रीय राज्य थे उन्होंने देखा कि मुगल जो बादशाह है, प्रवर्ती मुगल बादशाह, उनमें कुवत नहीं है सत्ता को बचा के रखने की, तो वो स्वतंत्र होना शुरू होते हैं। बंगाल इधर स्वतंत्र होगा, अब देखिए इस साइड अवध होगा, दक्षिण में कर्नाटक हो जाएगा, उसी में हैदराबाद हो जाएगा चिनकिली के नेतृत्व में। इधर भरतपुर में जाट। देख रहा ना, मैं एक छोटा छोटा उदाहरण बता रहा हूं। जो ये मुगल सत्ता से, ये मुगलों के अंदर ही काम करने वाले लोग थे और वहां से दे दे टूट करके अलग हो रहे थे। अब मराठों में जो पेशवा है, पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है पेशवा का मतलब क्या होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री। पेशवाओं में जो प्रधान होता है उसको पेशवाओं का जो प्रधानमंत्री होता है उसको पेशवा बोलते हैं। सॉरी, मराठों का जो प्रधानमंत्री होता है उसको पेशवा बोलते हैं। मराठों के राजा को छत्रपति बोलते हैं। लेकिन आपको बता दें हम कि ये जो पेशवा का पद है ये 1713 से वंशानुगत हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ जब मराठा पेशवा बनेंगे, आज भूमिका बता रहा हूं आपको, भूमिका समझ लीजिए। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बनेंगे 1713 में, वो पेशवा के पद को वंशानुगत कर देंगे, यानी उन्हीं के परिवार के लोग पेशवा होंगे। 1713 से लेकर 1720 तक बालाजी विश्वनाथ, 1720 से लेकर 40 तक बाजीराव प्रथम मस्तानी वाला, और 1740 से लेकर 1761 बालाजी बाजीराव। दादा और पिताजी के नाम बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, दोनों का नाम मिला करके बालाजी बाजीराव बना। फिर बालाजी बाजीराव जो है उसके समय में तृतीय 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध होगा। सब लोग कह रहे थे कि जो मुगल ये स्थान खाली, सबको लग रहा था कि मराठे ही बनेंगे, लेकिन मराठे जो है वो पानीपत तृतीय युद्ध हार करके बालाजी बाजीराव ही था उस समय पेशवा। उसने अपने 17 साल के लड़के विश्वास राव और अपने चचेरे भाई सदाशिव राव भाव को अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए भेज दिया, और पेशवा जो है कि मराठे जो है वो हार गए। तो इतिहासकारों ने कहा कि पानीपत तृतीय युद्ध हारने के बाद ये तो तय नहीं हुआ कि शासन कौन करेगा, लेकिन ये तय हो गया कि शासन कौन नहीं करेगा। कौन नहीं करने वाला था? मराठे। इसके बाद माधव आएंगे, माधवराव थोड़ा बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन रघोबा और उसका षड्यंत्र जो है वो धीरे धीरे मराठों को लीलते जाएगा। इसके बाद नारायण राव आएंगे, मर जाएंगे। फिर माधव नारायण राव आएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी 95 में, 1795 में। रघोबा का पुत्र, जो रघोबा अंत तक प्रधानमंत्री यानी पेशवा नहीं बन पाया, उसका पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बनेगा, और यहीं से पेशवाओं का अंत शुरू हो जाएगा। वो जाकर के अपने आप बेसिन की संधि कर लेगा, और उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वार के बाद पेशवा पद को त्याग दिया जाएगा और मराठा संघ को भंग कर दिया जाएगा। मराठा संघ को भंग कर दिया जाएगा। उसके बाद तो पेशवा को जो पेंशन मिलेगी, उसी सारा इतिहास जुड़ा हुआ है, देख लीजिए। पेशवा को जो पेंशन मिल दे दिया गया अंग्रेजों ने, और कहा कि तुम पेशवा का पद त्याग दो और मराठा संघ भंग कर दो। मराठा संघ में 5 लोग थे, पेशवा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। टोटल कितने लोग थे? 5, 4 + 1। इसको बुला के मराठा संघ था। इस मराठा संघ को भंग कर दिया जाएगा और इसी बाजीराव द्वितीय को पेंशन मिलेगी। और जब 1854 में तीव्र की मृत्यु होगी तो इसका दत्तक पुत्र नाना साहब, यानी हाँ नाना साहब द्वितीय, नाना साहब प्रथम किसको कहते हैं? बालाजी बाजीराव को। यही जिसके साथ पानीपत का युद्ध हुआ, इसको नाना साहब प्रथम कहते हैं। द्वितीय कौन है? बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र,
वो कहेगा कि हमको भी चाहिए पेंशन। अंग्रेज पेंशन देने से मना करेंगे, फिर 1857 क्रांति में नाना साहब द्वितीय भाग लेंगे। ठीक, तो ये यहां से मराठे। तो आप देखिए परवर्ती मुगल, परवर्ती मुगलों का एक चल रहा है, उसी में देख लीजिए बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जानदार साहब 12 से 13, फरुख सिंह 13 से 19, रफीउल दर्जत रफीउल दौलत 19 से 20, मोहम्मद शाह रंगीला जिसको रोशन अख्तर कहते हैं 1720 से 40 ना 48, उसके बाद अहमद शाह 48 से 54, उसके बाद आलमगीर द्वितीय 54 से 59, 59 से लेकर 1806, शाह आलम द्वितीय 1806 से 1837, अकबर द्वितीय 1837 से 1857, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर जफर। ठीक, ये जो क्रम रहेगा वैसे ही इनका क्रम आएगा। ये जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, ये यूरोपीय और ये दोनों मिलकर के आगे के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इनमें ये जो व्यापारिक कंपनियां हैं, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क वाले, पुर्तगीज, स्पेनिश जो भी थे, डच, ये अधिक से अधिक व्यापारिक, क्योंकि मुनाफा, क्योंकि ये जो है विशुद्ध रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी सारे, तो इनका अंतिम लक्ष्य क्या था? मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना। लेकिन मुनाफा तब वही कमाएगा ना जो जो सुपर होगा। सबसे ज्यादा अगर मोनोपोली होगी ट्रेड की, बाजार में अगर अकेले लड़ेगा और उसका शक्ति के साथ जुड़ा रहेगा राज्य के साथ, तो उसको ज्यादा लाभ होगा। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन दो बेहतरीन कंपनियां जो थी, जो यूरोप में भी घोर शत्रु थे, जिनके बीच में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध होगा, 7 ईयर वार होगा, जिनके गुलाबों का युद्ध होगा, जिनके बीच 100 वर्ष युद्ध होगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी, उनकी भी दो कंपनियां हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी है। ये दोनों आपस में सुपरमेसी की लड़ाई करनी शुरू करेगी और क्षेत्र क्या बनाएंगे? कर्नाटक को। कहां लड़ाई होगा? कर्नाटक में। इसीलिए इस युद्ध को किस नाम जानेंगे? कर्नाटक युद्ध। पहला जो हुआ वो 46 से 48, दूसरा जो हुआ 49 से 54 और तीसरा जो हुआ 58 से 63। 56 से 7 ईयर वार शुरू हुआ वहां पे, 58 से यहां शुरू हुई लड़ाई। ठीक, तो ये जो कर्नाटक युद्ध है, इसका नाम इसको एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल कहते हैं, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कहते हैं, या फिर इसको कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। कर्नाटक का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि कहां लड़ा गया था? कर्नाटक क्षेत्र में लड़ा गया था। तो ये 3 युद्ध थे। पहला सालपा की संधि के समाप्त हुआ, दूसरा पांडिचेरी के तहत और तीसरा पेरिस की संधि के तहत। एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। भूमिका बता रहा हूँ 18वीं सेंचुरी का, आधुनिक भारत की भूमिका बना रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना है इसके लिए तैयार कर रहा हूँ आपको। यहां ये लड़ेंगे, उधर जो ये हैं क्षेत्रीय शक्तियां, इसमें बंगाल, अवध, इनमें क्या हो रहा है? यहां पे मुर्शिद कुली खाएंगे, उसके बाद मुर्शिद कुली खा के बाद कौन आएगा? सुजाउद्दीन आएंगे, सरफराज आएंगे, अलवर्दी खाएंगे। और अलवर्दी खा जब 9 अप्रैल 1756 को मरेंगे, बंगाल में, इसी क्षेत्र से बंगाल में, तो इनका जो है दौहित्र, नाती, लड़की का लड़का सिराजुद्दौला शासक बनेगा। 3 लड़कियां थी इनकी, क्या क्या नाम था? घसीटी बेगम और अमीना बेगम और मोमिना बेगम। 3 लड़कियां थी किसकी? अलवर्दी खां की। अलवर्दी खां ने कहा था, अलवर्दी खां ने यूरोपीय कंपनियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। कहा था कि अगर इनको नहीं छेड़ेंगे तो ये साथ देंगे, और अगर इनको छेड़ेंगे तो ये काट काट करके मार डालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बंगाल जो है, यहाँ सिराजदौला शासक बनता है। उधर कर्नाटक से युद्ध चल रहा है साउथ में, और जब ये बंगाल में सिराजदौला आता है तो अंग्रेजों के साथ इसकी झड़प होती है। पहले इसी जून में होगी, और ब्लैक होल की ट्रेजेडी होगी, सब चीजें घटेंगी, साउथ में खबर जाएगी, फिर वहां से वाटसन और क्लाइव आएंगे। और यहां देखिए भारत के इतिहास को 200 साल तक प्रभावित करने वाली घटनाएं कैसे घटी, एक क्रम में थोड़ा सा इसको देखते हैं। आप यहां देखिए 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध, 1759
1761, 1700, अच्छा 60 भी कर दे, ठीक है, 1761 कर दे रहे और 1763 कर दे, 64 कर दे। अच्छा गिरिया उदनौला नहीं देखना है, कारवां। ठीक है चलिए, ठीक है जैसा आप लोग वैसा ही करते हो। ये जो 7 साल का इतिहास है, ये भारत के करीबन करीबन 180 साल से अधिक के इतिहास को प्रभावित करने वाला है। यहां देखिए, अंग्रेज जो है वो प्लासी के युद्ध में सिराजदौला को परास्त करेंगे। 59 में डचों को परास्त करेंगे बेदारा के युद्ध में, और 60 में बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को परास्त करेंगे। जो कर्नाटक से युद्ध चल रहा है, इसी में बेटीला बांडीवासों का 1760 में, और फ्रांसीसी हार के बाहर हो जाएंगे। यहां बंगाल 1759 में डच बेदारा, 1760 में फ्रेंच या फ्रांसीसी, 1761 में मराठे, इसको ऐसे कर देते हैं, और 64 में बक्सर, बक्सर ही कर देते हैं। आप देखिए 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा करके अंग्रेज जो है बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करते हैं। 59 में डचों को परास्त करते हैं बाहर, 60 में फ्रांसीसियों को बाहर सीमित कर दिया सिर्फ व्यापार के लिए। 61 में मराठे अपने आप हार गए। कौन युद्ध हारे? पानीपत का तृतीय युद्ध हार गए। और कभी कभी आप लोग मैच में देखते होंगे कि दूसरे के हार जीत का फर्क तीसरे को पड़ जाता है। यहां पे मराठे और अहमद साहब दारी को जो युद्ध चल रहा था, उसमें अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मराठे हार करके अपने आप प्रतियोगिता से बाहर हो गए और अंग्रेजों के लिए रास्ता सुगम हो गया। अभी तो इतिहासकारों ने कहा कि मराठों के हारने के बाद ये तो तय नहीं हुआ कि शासन कौन करेगा, लेकिन ये तय हो गया कि शासन कौन नहीं करेगा। वो कौन नहीं थे? मराठे थे। और यहाँ अंतिम निर्णायक युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम, इनकी संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो ने बक्सर में परास्त कर दिया। और इसी के बाद जो इलाहाबाद की संधि होगी 1765 में, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो 12 और 16 अगस्त को होगी, इस संधि के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को कलेक्ट करने का राइट किसके पास आ जाएगा? अंग्रेजों के पास आ जाएगा। और यहां से अंग्रेज जो है धीरे 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 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो विशुद्ध रूप से एक व्यापारिक संस्था थी, वो व्यापारिक संस्था जो है वो धीरे धीरे राजनीतिक संस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी और प्रशासन चलाना, राजनीति में भाग लेना शुरू करेगी। ठीक ना? तो आप देखिए 18वीं सदी को संक्रमण काल कहते हैं इतिहास में। यहां से बहुत तेजी से बदलाव हुआ। देख रहे हैं ना कितना तेज, कितनी चीजें बदल रही है एक साथ। तो हम लोग 65 तो घूम फिर के आए हैं। ये जो आक्रमण था नादिर शाह का, नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। करनाल के युद्ध में उसने परास्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला को, मुगल बादशाह को। इसके परास्त करने के बाद ही बाजीराव प्रथम गया था, वो भी उठा दिया था, गद्दी से उठा के फिर बैठा दिया था, और आकर के बोला छत्रपति से, साऊ थे, बोला कि आप कहिए तो जो छतनार वृक्ष मुगलों का, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक दे। तो उसने पूछा कि आप योग्य पिता के संतान हैं और आपकी सफलता में हमें कोई संदेह नहीं है। यहां से मुगलों की प्रतिष्ठा को और धक्का लगा। एक तो विदेशी आक्रमण, और दूसरे मराठों द्वारा जब मुगल को बादशाह को उतारा गया, गद्दी से बैठाया गया, तो ये समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा शक्ति बची नहीं है। अब बात हम करते हैं, आज सिर्फ भूमिका बता रहे हैं, पढ़ाएंगे कि टॉपिक अच्छे से। जब 1765 इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों के पास दीवानी का अधिकार, दीवानी दो तरह की बात होती है इसमें, एक दीवानी, एक निजामत। दीवानी और निजामत। दीवानी मतलब राजस्व घूम रहा, प्रशासन। ठीक। तो 1765 इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को क्या मिला? उन्होंने दो संधि की,
12 अगस्त और 16 अगस्त को दो संधि की। एक संधि की उन्होंने मुगल बादशाह सालम द्वितीय के साथ और एक संधि की अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। तो जो ये संधि थी जिससे दीवानी मिली, तो अंग्रेजों ने दीवानी जब अपने हाथ में लिया तो बंगाल में उन्होंने जो शासन किया उसको क्या कहते हैं, द्वैध सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वैध शासन। ये जो द्वैध शासन है इसका काल है 1765 से 72, और के एम पनिक्कर ने इसको डाकुओं का राज कहा है। क्या कहा है? डाकुओं का राज का। के एम पनिक्कर याद है क्या? और जब भाषाई आधार पर राज्यों का बात आएगा ना तो उसमें के एम पनिक्कर की बात आएगी, याद है ना? तो के एम पनिक्कर ने इसको डाकुओं का राज कहा है। और वो क्यों कहा है? इन्होंने, चूंकि अंग्रेजों को जब बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिल गई इतनी बड़े क्षेत्र की, आप सोच लीजिए इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा था बंगाल उस समय का। आज का पूर्वी बांग्ला मतलब बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम का कुछ हिस्सा, इतना बड़ा था उस समय का बंगाल सूबा। उसमें इंग्लैंड के कितनी बार समाएगा। और उसने छोटे देश से आकर के इतने बड़े जब क्षेत्र की दीवानी मिल गई उनको, तो उनको उतने न तो यहाँ की भाषा जानते थे, रहन सहन खान को समझते ही नहीं, तो कैसे वसूल करेंगे दीवानी। तो इन्होंने दो लोगों को लिख दिया। किसको किसको? रजा खां और सिताब राय को। रजा खां को और सिताब राय को नियुक्त किया ये बंगाल के लिए और इन लोगों को बिहार और उड़ीसा के लिए। ये दोनों उपदीवान नियुक्त किए गए और ये लगान वसूल करके ठेकेदारी पे देंगे और लगान वसूल करेंगे और लाके कहां देंगे? अंग्रेजों को देंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में उपदीवान दो थे और नीचे जनता थी। लेकिन जो उपदीवान थे उनको भी लगान वसूल इतने बड़े क्षेत्र करना, तो दोनों तो अकेले करेंगे नहीं। तो उन्होंने भी ठेकेदारों को ठेके दिए, उन ठेकेदारों ने ठेके पे दिए, उन ठेकेदारों ने ठेके पे दिए। तो आप समझिए कि अगर इनको मान लीजिए कि तय किया गया कि जो 10 रुपया मान लीजिए, ये 10 रुपया मान लीजिए कि तय किया गया कि दीवान जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे, मान लीजिए 10 रुपया देंगे। लेकिन वो जो रजा खां और सिताब राय हैं जो देंगे, तो जिसको ठेके देंगे उससे कितना लेंगे? 15 लेंगे। वो जिसको देंगे वो कितने पे देंगे? 20 पे। वो देंगे तो 25 पे। ये सारा भार किसके ऊपर पड़ रहा था? जनता के ऊपर। और इस अव्यवस्था के कारण दुनिया का सबसे बड़ा अकाल पड़ा 1770 में, जिसमें 1/3 जनसंख्या मारी गई। और उस समय 3 करोड़ जनसंख्या थी बंगाल की। 1 करोड़ जनसंख्या मारी गई, 1 करोड़ जनसंख्या। अगर आप 1770 के बंगाल का काल का दृश्य देखेंगे, अगर आप टाइप करें कहीं देखिएगा, सिर्फ हड्डी अस्थि पंजर दिखता है शरीर में। तो इसके कारण इतनी व्यवस्था फैली, इतनी अंग्रेजों की बदनामी हो रही शुरू हुई। तो उन्होंने 1772 में वॉरेन हेस्टिस को भेजा और वॉरेन हेस्टिस ने आते ही इस व्यवस्था को समाप्त किया। रजा खां और सिताब राय को सस्पेंड किया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया। किसका किया? कहा कि रेवेन्यू ऑफिस में सब जमा होगा। अब ये जो है कि रजा खां सिताब राय नहीं देखेंगे चीजों को। और यहां से प्रशासन भी अपने हाथ में ले लिया। अभी तक नजमुद्दौला जो था, मीर जाफर का लड़का, वो प्रशासन देख रहा था। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिस आया उसने प्रशासन भी अपने हाथ में ले लिया। दीवानी तो था ही, लेकिन इसी बीच उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड में 10 लाख पाउंड का कर्जा मांगा। कहा कि हमको ऋण चाहिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही है। जब ये बात संसद को भेज दिया उसने, प्रतिवेदन संसद में जब ये बात उठी, तो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से इतनी अफूज संपत्ति लेके आ रही थी, जो वहां की औद्योगिक क्रांति को मदद पहुंचा रहा था, आखिर वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में क्यों जा रही थी? उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने 2 कमेटी बैठा दी और कहा कि जांच करके बताओ कि क्या कारण है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही है। उस 2 कमेटियों ने 2 रिपोर्ट दी और उसमें कहा कि 2 समस्या है इसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहा कि पहली समस्या यह है
कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रारंभिक उद्देश्य भूल गई है। क्या प्रारंभिक उद्देश्य है उसका? भूभाग नहीं, व्यापार। व्यापार करना था, उल्टा क्या कर रही है? भूभाग में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है, इसलिए घाटे में जा रही है। और दूसरा, कंपनी के व्यापारी निजी व्यापार कर रहे हैं। कंपनी व्यापार व्यापार छोड़ करके हम बार बार बताते हैं क्या होता है निजी बात। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, मान लीजिए कि मोबाइल की कंपनी है, मान लीजिए कंपनी नंबर सी, मान लीजिए मोबाइल की, और सी कंपनी ने आपको पूरा स्टोर खोल के दे दिया है कि आप सी कंपनी का मोबाइल बेचिए। आपने उस सी कंपनी के साथ 20 कंपनियों का और मोबाइल रख ली, और आप सी कंपनी का मोबाइल ना बेच के 20 अन्य कंपनियों का मोबाइल बेच रहे हैं, तो सी कंपनी को घाटा होगा कि नहीं घाटा होगा? यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी कर्मचारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी व्यापार नगर किसका व्यापार कर रहे थे? अपना निजी व्यापार कर रहे थे। और इसी कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसमें जा रही थी? घाटे में जा रही थी। तो दुई ठो लॉर्ड नॉर्थ ने दो रास्ता भी अपनाया। कहा कि तुमको हम 10 लाख की बजाय 14 लाख पाउंड देंगे, और 4% की ब्याज की दर से। कितना परसेंट? 4%। कहा तुम्हारे व्यापार को, घाटे को उबारने के लिए, जो तुम चाय की पेटियां लेकर के इंग्लैंड जाते हो ना, उसको तुम इंग्लैंड मत ले जाओ, बिचौलिए नहीं, तुम सीधे ले जाओ अमेरिका बेचो। और वही जब पेटी गई थी तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 16 अगस्त 1773 बोस्टन की टी पार्टी हुई थी, याद है ना? यही वो पेटी थी, इसी के तहत, इसी लॉर्ड नॉर्थ के परमिशन से गई थी। यही नहीं, जब छोटका बचवा सब घर में बदमाशी करता है तो हम लोग करमा पॉइंट गाइड देते हैं कि नहीं, ऐसे रेगुलेट कर देते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ऐंठने के लिए, संसदीय दायरे में लाने के लिए द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया। कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय नियंत्रण की बहुत जरूरत है, और ब्रिटिश संसदीय दायरे में, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध व्यापारी कंपनी थी, प्राइवेट शेयर होल्डर्स की कंपनी थी, इसीलिए संसदीय नियंत्रण नहीं था। लेकिन वो अनकंट्रोल्ड हो गई थी, और उसके ऊपर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक संसदीय नियंत्रण के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित करके भेजा गया, और कहा गया कि तुमको इसको मानना होगा। तो उसमें बंगाल के, उसमें तो आपने जानते, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया गया। वो अकेले तो काम नहीं कर सकता था, तो उसकी सहायता के 4 लोग, कौन से लोग? क्लेवरिंग, मॉन्सन, फिलिप फ्रांसिस बोरवेल, 4 लोग, और 5 लोग। एक गवर्नर जनरल की परिषद, परी मतलब घेरा, और सद मतलब सदस्यों का, ऐसे सदस्यों का समूह जो गवर्नर जनरल के तरफ घेरा की तरह काम करे, उनको क्या कहते थे? परिषद। 1 2 3 4 5, एक ये अध्यक्ष, और 1 2 3 4 5 क्लेवरिंग, मॉन्सन, फिलिप फ्रांसिस बोरवेल। ठीक। इसके अलावा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई, और जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था उसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश रिजाइन पे हाइट, चेम्बर्स और लेमिस्टर, 3 अन्य न्यायाधीश। इनके वेतन दुनिया के सबसे उच्च वेतन रखे गए, गवर्नर जनरल के वेतन, क्योंकि लगता था कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि इनका वेतन कम है, इसलिए निजी व्यापार कर रहे थे। इनके वेतन को बढ़ाया गया, और दुनिया में इतना वेतन किसी को नहीं मिलता था। गवर्नर जनरल का वेतन तय किया गया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, परिषद के सदस्यों का, और गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन भी तय किया गया। इसके साथ ही कंपनी जो है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पे और उपहार लेने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। ये, और यही नहीं, ये तो सारा बदलाव यहाँ किया जा रहा था, वहां भी बदलाव किया गया। भाई दो तरह का बदलाव हो सकता है, बदलाव दो तरह का हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए घर वाले नाराज हो जाए, तो दो तरह से बदलाव कहेंगे, तुम एक काम करो, तुमको मोबाइल रिचार्ज नहीं करना है, मोबाइल बंद करके रख दो, तुमको जो है कितना घंटा पढ़ना है, तुमको ये ऐसे ऐसे करना है। ये तो यहाँ पे लगाएंगे, कहेंगे घर में तुमको नहीं आना है, घर में भी लगा दीजिए, दो ही ना। तो इसके ऊपर भी 2 नियंत्रण लगाएंगे, एक तो यहाँ पे, दूसरा वहां पे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, उनकी संख्या कितनी रखी गई? 24 रखी गई। और इनकी योग्यता वो थी कि कम से कम कितने के शेयर होल्डर्स हो कंपनी में? 1000 के शेयर होल्डर्स हो, मतलब शेयर जो है कि धारक हो, और शेयर धारक जो होने के साथ वही उसमें क्या कर सकते थे? वोट करके इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुन सकते थे, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वही निर्देश देगा। यानी कि संसद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक मध्यस्थ हो गया, जो वहां की बात को देखे और
अपने कुछ जो भी कंपनी के हित में हो उसको सोच सहेज करके फिर भेजिए। लेकिन 1773 के रिपब्लिक में बहुत सारी कमियां थी, उसके बाद भी पूरी तरह संसदीय नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, और जो सीओडी था, इसकी जगह एक और बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट के तहत, इसमें कहा गया, जैसे मान लीजिए मैं एक कमरे में आया और मैंने डायरेक्शन दे दिया कि इसको नीला, एक पेंटर को ले कहा इसको नीला पेंट करो, उसको हरा, उसको काला, उसको नीला पीला, जो भी करे। और शाम को मैं आके देखा तो यार डायरेक्शन तो मैं सही दिया था, शाम को काम नहीं ठीक से किया। तो मुझे लगा नहीं नहीं, डायरेक्शन से ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। मैं कहा मुझे एक आदमी को बिठाएंगे तब ये काम करेगा सही से। तो जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ठीक से काम नहीं किया तो इनके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठाएगा अच्छा से। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसके और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के काम को बांट दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसका काम था प्रशासन देखना, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था व्यापारिक काम देखना। तो 1833 के बाद देखेंगे इसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी, किसकी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, क्योंकि व्यापार संबंधी काम खत्म हो जाएंगे उसके। तो आज हमने आपसे बात किया, भूमिका बनाई 18वीं सदी, मोटा मोटी 18वीं सदी में क्या होता है, बहुत सारी चीजें छोड़ दी। मैंने कार्नवालिस छोड़ा, उसके बहुत सारे सुधार देके परमानेंट सेटलमेंट छोड़ा, और बहुत सारी चीज बीच की छोड़ दी मैंने, जैसे मैसूर छोड़ दिया, हैदर अली छोड़ दिया, टीपू छोड़ दिया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, पहला 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92, 99। मैंने फर्स्ट एंग्लो मराठा वार छोड़ा, 1775 से 82, 1803 से 6 और 1817। ये मैंने भूमिका अभी बनाई, जो ये मैंने इसलिए बनाई है कि आप थोड़ा सा एक बार देख के जरूर आइए, 18वीं सदी को ठीक ठाक तरीके से देख के आइए। मैं बहुत बोझिल नहीं बनाना चाहता हूँ क्लास को, इसीलिए बहुत ज्यादा लंबा आपको नहीं बताऊंगा। मैंने एक खाका बना इतिहास का, आधुनिक इतिहास में खास करके 18वीं सदी को लेकर के एक मोटा मोटी खाका मैंने आपके दिमाग में बना दिया है। इसके विभिन्न बिंदुओं पे एकदम अच्छे तरीके से, जितनी सूक्ष्मता से हो सकती है, हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे मंडे को। अभी इसकी भूमिका चलेगी 47 तक, उसके बाद भूमिका बनाने के बाद उसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक, हाँ कल टेस्ट है, टेस्ट संडे को होगा। और भूमिका बनाते कौन चाहिए? नहीं, अभी पढ़ाई तो आपकी पूरी पास वही हुई है ना, बस वही फर्स्ट बदला होगा। अगला जो टेस्ट होना हमको थोड़ा पढ़ाने का मौका दीजिए, जो भी पढ़ा है उसका टेस्ट होगा आपका।